इस वीडियो में हम मज्जा धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मज्जा धातु की निष्पत्ति। मज्जा धातु की निष्पत्ति में लिखा हुआ है मज्जति अस्थि सु इति मज्जा, अर्थात जो अस्थियों के भीतर, मज्जति क्या है, अस्थिसु, अस्थिसु मतलब जो अस्थियों के भीतर रहता है, इति मज्जा उसको क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। तो जो अस्थियों के भीतर निगम रहे उसे मज्जा कहते हैं। तो निष्पत्ति हो जाएगी मज्जति अस्थिसु इति मज्जा। अब मज्जा का स्वरूप, स्थान और भेद। सबसे पहले मज्जा इसका देखें, अस्थि मध्य कतः, अस्थि के मध्य में जो स्नेह होता है, अस्थि मध्य कतः स्नेह मज्ज इति कथित बुधि, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, उसको मज्जति कहा जाता है। अस्थि मध्य कतः स्नेह मज्ज इति कथित बुधि, मज्जति कथित बुधि। पीतवो रक्तस्र, मज्जत किसके होता है, अस्थि के मध्य जो स्नेह होता है उसको मज्जा कहा जाता है। पीतो रक्तस्र च द्विधा, इसके दो भेद होते हैं, पीत मज्जा और रक्त मज्जा। रक्तो रक्त कण उद्भवा, जो रक्त वाला होता है वो रक्त कण को उद्भव करता है। स्थूल अस्थिसु विशेषेण, जो बड़ी अस्थियां होती है, स्थूल मतलब जो मोटी बड़ी अस्थियां होती हैं विशेष रूप से, पीतस्व तो अभ्यंतर आश्रिता, उसके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से पीत मज्जा होता है। अथेत इतरेषु सर्वेषु, और बाकी की सभी अस्थियों में, और उनके तत् प्रांतेषु, उनके प्रांत भाग में अर्थात उनके कोने कोने में, च लोहितम, रक्त मज्जा होता है, लोहितम अर्थात। अपात तस अभिन्नो अपि मेधसा, मतलब यह जो है मेद से अभिन्न होते हुए, मेद के समान होते हुए, अपात तस अभिन्नो अपि मेधसा पृथगेव सा, उसको मेद से अलग रखा गया है, मेद से अलग रखा गया है, पृथगेव सा, क्योंकि कर्म निर्माण वैसे से, विशेष रूप से कर्म और निर्माण के अनुसार है, कर्म रचना की दृष्टि से अलग रखा गया है। धातु तेन अभिसंकेता, उसको अलग धातु की संज्ञा दी गई है। तो ये हो जाएगा अस्थि का स्वरूप, हो जाएगा अस्थि का स्वरूप, स्थान। अस्थि का स्वरूप मतलब ये कहाँ होता है, अस्थियों के अंदर होता है, दो प्रकार का होता है। भेद में देखें तो पीत मज्जा होता है, रक्त मज्जा होता है। इसको ध्यान से अगर देखें, जो पीत मज्जा होता है, ये बोन्स की जो मेडुलरी कैविटीज होती हैं उसके भीतर होता है, इसमें रक्त कण नहीं होती है, निष्क्रिय रहती है, परंतु अगर इमरजेंसी में है यह रक्त मज्जा में परिवर्तित हो जाती है, लाल कणों में का निर्माण करती है पीत मज्जा। अच्छा, जो रक्त मज्जा होता है उसी को सरक्त मेद कहा जाता है, रक्त मज्जा को। यह लाल कण, यहाँ लाल कण विभिन्न अवस्था, यहाँ लाल, इसमें लाल कण पाए जाते हैं। गर्भावस्था के शरीर में सभी अस्थियों में रक्त, गर्भावस्था रहती है जब शरीर में तो सभी अस्थियों में रक्त मज्जा होती है, लेकिन धीमे जब आयु बढ़ती है तो जो ऊर्ध्व अस्थि है एवं बाह्य अस्थि के ऊर्ध्व प्रांत, कपाल एवं पक्ष की अस्थि, मतलब सिर्फ कुछ ही अस्थियों में रक्त मज्जा बचती है, बाकी सब में के बीच में क्या जाती है, पीत मज्जा आ जाती है। कशेरुक और श्रोणी अस्थि में ही रक्त मज्जा पाई जाती है। अगर पूछा जाए कहाँ से, तो ये लिख सकते हैं महत्सु अस्थिसु मज्जा होती है, जो बड़ी बड़ी अस्थियां होती हैं उसमें मज्जा होती है। स्थूल अस्थि विशेषण मज्जा, मतलब जो बड़ी बड़ी अस्थियां होती हैं उसमें विशेष रूप से क्या होती है, आश्रित क्या रहती है, उसमें मज्जा आश्रित रहती है। तो महत्सु अस्थिसु मज्जा भवति, स्थूल अस्थिसु विशेषण मज्जा तो अभ्यंतर आश्रित, ये हो जाएगा। फिर इसके स्थूल बड़ी मोटी अस्थियों में विशेष रूप से मज्जा रहती है। उसके बाद इसका देखें तो मस्तिष्क शिरोस्थो मस्ता, मस्तिष्क शिरोस्थो, मस्तिष्क शिरोस्थो मज्जा, मस्तिष्क शिरोगता स्नेह, अर्थात जो क्या होता है, स्थूल अस्थि के अतिरिक्त सिर के अंदर मस्तिष्क शिरोस्थो, मतलब जो सिर के अंदर मस्तिष्क है उसमें भी मज्जा होता है। मस्तिष्क शिरोस्थो मज्जा, तो सिर के अंदर मस्तिष्क होता है उसमें भी मज्जा होता है। मस्तिष्क शिरोगता स्नेह, जो सिर के अंदर जो मस्तिष्क का स्नेह है वह मज्जा है, या इस तरीके से जो कि सिर में स्थित स्नेह है। मस्तु लोंगो विलीन घृत आकारो मस्तक मज्जो, मस्तक मज्जा, जो दल्हड़े ने इसका स्वरूप क्या बताया, विलीन घृत आकारो, मतलब पिघला हुआ घृत के समान बताया हुआ है। तो
कहा जाता है अस्थियों में मज्जा होता है, बड़ी अस्थियों में मज्जा होता है। इसके अलावा कहाँ होता है, ये सिर के भीतर मस्तिष्क में भी मज्जा होता है, या सिर का जो स्नेह है वह भी मज्जा होता है। और आचार्य तिलक ने इसको विलीन घृताकार बताया हुआ है। अब मज्जा धातु की उत्पत्ति देखेंगे तो मज्जा धातु की उत्पत्ति है अस्तनो मज्जा, मेदसो ततो मज्जा। अस्तनो मतलब अस्थनो मतलब रस से रक्त की उत्पत्ति, रक्त से रस, रक्त से मांस की, मांस से मेद की, मेद से रस रक्त माद, रस रक्त मांस, मांस से मेद की उत्पत्ति और मेद से अस्थि की उत्पत्ति और अस्थि से मज्जा की उत्पत्ति। तो अस्तनो मज्जा, अस्थि से मज्जा की उत्पत्ति होती है। मेदसो अस्थि, पहले मेद से अस्थि की फिर मज्जा की, मेदसो अस्थि ततो मज्जा, तो इसकी उत्पत्ति है। इसका पूरा चार्ट बना के भी लिख सकते हैं कि मेद के अंदर जो मज्जा निर्माण अंश होता है उसमें मज्जा नहीं कार्य करती, उसके दो भाग होते हैं, स्थूल भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है। उसके दो भाग होते हैं, सॉरी प्रसाद अंश होता है, किट्ट भाग होता है। जो प्रसाद अंश होता है उसके भी दो भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से मज्जा बनता है, सूक्ष्म के भी दो भाग होते हैं, उपधातु और शुक्र निर्माण अंश। मज्जा की कोई उपधातु नहीं होती है, मज्जा की कोई धातु नहीं होती, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यहाँ से इस तरीके से ये भी पढ़ सकते हैं, करोति तत्र सौस्यम स्तनाम मध्य समीरण। जो वायु होती है वस्तुओं के मध्य सुस्थिरता उत्पन्न करती है। करोति तत्र यहाँ पर क्या है, तत्र है यहाँ पर वायु, वायु जो वायु होती है। करोति तत्र सौस्यम स्तनाम मध्य, करोति तत्र सौस्यम स्तनाम मध्य, अस्थियों के मध्य में सौस्यता मतलब खोखलापन करती है। समीरण मेद स्थानी पूरयन्ते, उसको कौन पूरा करता है, उस जगह को मेद पूरा करता है। क्योंकि मेद धातु के मेद स्थानी पूरयन्ते स्नेहो, क्योंकि मेद धातु के इस धातु के स्नेह भाग से भर जाता है। मेद स्थानी पूरयन्ते स्नेहो मज्जा ततः स्मृता, तब वह मज्जा नाम से जाना जाता है। इसके देखते हैं मज्जा का पंच भौतिक संगठन। मज्जा आप्यम, मज्जगीय सोमस, मज्जगी सोमस। मज्जा आप्यम मतलब मज्जा में जल महाभूत की अधिकता होती है, अर्थात मज्जा में जल महाभूत की प्रधानता होती है। किसी होती मज्जा आप्यम मज्जगीय सोमस। मज्जा का प्रमाण तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद मज्जा का प्रमाण एको मज्जायाः, आचार्य चरक के अनुसार मज्जा धातु का प्रमाण 1 अंजलि होता है। आचार्य चरक के अनुसार मज्जा का प्रमाण कितना होता है, 1 अंजलि होता है। एको मज्जायाः, तो ये प्रमाण हो जाएगा। फिर मज्जा धातु के कर्म, मज्जा प्रीतम स्नेहम, मज्जा प्रीतम, प्रीतम मतलब प्रसन्नता देता है, स्नेहम शरीर को स्निग्धता देता है, शरीर को बल देता है। मज्जा प्रीतम स्नेह बलम, शुक्र पुष्टि, शुक्र की पुष्टि करता है। शुक्र पुष्टि पूर्णम अस्थनाम, अस्थि की पूर्ति करता है, मतलब अस्थियों के भीतर मेडुलरी कैविटीज में मज्जा भर जाता है, अस्थि की पूर्ति करता है। मज्जा प्रीति स्नेहम बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णम अस्थनाम च करोति, अर्थात मज्जा से शरीर में प्रसन्न, मज्जा शरीर में प्रसन्न होते ही स्निग्धता होती है, बल होती है, शुक्र का पोषण होता है। अस्थियों में स्थित सुषित भागों में स्थानों को स्वयं से पूर्ण करती है, मतलब वहां भर जाती है सुषित स्थानों में। यह मज्जा स्नेह युक्त होने के कारण, तो जो मज्जा है वो कैसा, स्नेह युक्त होने के कारण यह शुक्र के समान ही गुणधर्म युक्त होता है। स्नेह युक्त होने के कारण इसके जो गुणधर्म होते हैं किसके होते हैं, शुक्र के समान होते हैं, क्योंकि यह शुक्र की गुण धातु है। क्योंकि मज्जा से ही आगे क्या बनेगा, शुक्र बनेगा। शुक्र के पहले की धातु मज्जा है। इनके कार्य मतलब जो इनके कार्य होते हैं, मज्जा शुक्र के कार्य होते हैं सेम होते हैं। शुक्र से भी प्रीति मतलब प्रसन्नता होती है और मज्जा से भी प्रीति होती है, तो वही लिखा हुआ है। इनके कार्यों में प्रीति को शुक्र के कार्य के समान स्त्री से प्रेम से भी समझ सकते हैं। जैसे शुक्र में प्रीति स्त्री से प्रेम है, ऐसे ही मज्जा में भी प्रीतम स्त्री से प्रेम है। शुक्र के समान बल का कारण भी मज्जा है। मज्जा और शुक्र दोनों से बल मिलता है। इस प्रकार इसके कार्य शुक्र के कार्यों में समानता है। इसने कार्य से यह अपनी पूर्ववर्ती स्नेह मतलब ये कैसा है, मज्जा प्रीतम स्नेहम बलम, स्नेह के
कार्य से अपनी पूर्ववर्ती धातु मेद के समान है, मतलब मेद भी स्नेहन का कार्य करता है और मज्जा भी स्नेहन का कार्य करता है। सब शरीर का स्तन यहाँ स्नेहन करने में उत्तरदायी होता है तथा अपनी उत्तर धातु शुक्र की क्या करता है, पुष्टि पोषण करता है तथा क्योंकि इसका स्थान स्थूल अस्थियों के मध्य है तो यह अस्थि में स्थित खाली स्थान को पूर्णम अस्थनाम, अस्थियों के मध्य तो अस्थियों में खाली स्थानों को पूर्ति करने का कार्य करता है। ये हो जाएंगे पूरे मज्जा धातु के कर्म। तो क्या हो जाएगा, मज्जा प्रीतम स्नेहम बलम पुष्टि पूर्णम अस्तनाम च करोति, और इस तरीके से इसको पॉइंट्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा मज्जा वह स्रोतस, मज्जा वहनम स्तोत्राम अस्थिनी मूलम संध्यस्त्र। तो मज्जा वह दो स्तोत्र थे, एक अस्थि और एक संधि है, एक मूल अस्थि और संधि है। आचार्य चरक के अनुसार मज्जा वह स्तोत्रस का मूल अस्थि और संधियां हैं। मज्जा वह स्तोत्रस का उद्गम स्थान अस्थि, मतलब जो मज्जा है मज्जा वह स्तोत्रस कौन कौन से अस्थि और संधियां हैं। आचार्य सुश्रुत ने मज्जा वह स्तोत्रस का वर्णन नहीं किया, मतलब मज्जा वह स्तोत्रस का वर्णन सिर्फ किसने किया, चरक ने किया, सुश्रुत ने नहीं किया। और उन्होंने क्या बोला, मज्जा वह नाम स्तोत्रसाम अस्थिनी मूलम संध्यस्त्र, मज्जा वह नाम स्तोत्रसाम अस्थिनी मूलम संध्यस्त्र। अब इसका देखते हैं मज्जा की उपधातु एवं मल। देखो चरक और सुश्रुत के अनुसार मज्जा की कोई उपधातु नहीं है, मतलब मज्जा की कोई उपधातु नहीं होती, लेकिन जो सारंग धरन ने मज्जा की उपधातु केश और रोम को बता दिया है। देखो मेनली मज्जा की कोई उपधातु नहीं होती, लेकिन जो सारंग धरन ने मज्जा की उपधातु किसको बताती है, केश और रोम को बता दिया है। और मज्जा का मल लिखते हैं तो अर्थात मल के रूप में नेत्र स्नेहो अक्षी विट त्वचाम, मतलब जो अक्षी मतलब आंखों का, विट मतलब जो पुरीस, और त्वचा जो आंखों का पुरीस का, जो त्वचा का स्नेह होता है वह मज्जा का मल होता है। नेत्र विट त्वक्षु जा स्नेहो, नेत्र आंखों का, नेत्र विट पुरीस का, और वही त्वचा का जो स्नेह होता है। तो अगर मज्जा का मल लिखना है तो ये लिखेंगे नेत्र त्वचा पुरीस का स्नेह, अर्थात मल रूप में नेत्र मल एवं त्वचा के मल का स्नेहांश, नेत्र जो है त्वचा के मल का स्नेहांश मज्जा मल के रूप में बनता है। मज्जा के मल के रूप में स्थित त्वचा को, मज्जा के मल के रूप में स्थित स्नेह, मतलब त्वचा के मल का स्नेह, आंखों के मतलब नेत्र मल त्वचा मल का स्नेह जो होता है, तो त्वचा का स्नेह होता है, मतलब त्वचा को स्निग्ध रहता है तथा नेत्र में उपस्थित आप रूपी मल को शरीर से त्याज कराता है। ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं मज्जा क्षय के लक्षण। मज्जा क्षय के लक्षण में क्या है, मज्जा क्षय अल्प सुकृता, अगर मज्जा की कमी है तो अल्प सुकृता, क्योंकि मज्जा और शुक्र के गुणधर्म समान है, तो मज्जा क्षय है तो अल्प सुकृता होगी। मज्जा क्षय अल्प सुकृता। पर्व भेदो मतलब अस्थि पर्व में, मतलब पर्व मतलब होता है जो जॉइंट्स है वहां पर पीड़ा होगी। अस्थि निस्तोतो, पर्व भेदो मतलब अस्थि में पीड़ा, अस्थि निस्तोतो मतलब अस्थि में सुई की चुभने की सी पीड़ा। अस्थि शून्यता चा, तो वही हो जाएगा मज्जा क्षय अल्प सुकृता पर्व भेदो अस्थि निस्तोतो अस्थि शून्यता चा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मज्जा क्षय में शुक्र की अल्पता, अस्थि पर्व मतलब जॉइंट्स में पीड़ा, अस्थि में दोध, अस्थि में सुई के चुभने की पीड़ा, अस्थि में शून्यता खालीपन प्रतीत होता आदि लक्षण हैं। शुक्र धातु मज्जा की उत्तर धातु के होने के कारण, मतलब अगर मज्जा के बाद क्या बनता है, शुक्र बनता है, तो मज्जा क्षय होने के कारण, अगर मज्जा की क्षय होगी तो उसके कारण क्या होगी, शुक्र की भी कमी होगी तथा अस्थि मध्य में स्थित मज्जा की कमी से अस्थितोत पर्वभेद एवं अस्थि शून्यता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखो तो उसको सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, जो मज्जा क्षय के लक्षण है कौन कौन से, मज्जा क्षय अल्प शुक्रता, शुक्र की कमी, फिर है पर्व भेदो,
जॉइंट्स में पेन पर भेदो ओ, और अस्थियों में दो, अस्थि निस्तोदो, अस्थियों में सुई की चुभने की पीड़ा और अस्थि शून्यता चा। अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मज्जा के क्षय से अल्प सुकृता क्यों होगी। तो मज्जा के क्षय से अल्प सुकृता क्यों होगी? क्योंकि जो शुक्र है वो मज्जा की अल्प धातु है, तो अगर मज्जा की क्षय होगी तो शुक्र जो मज्जा की उत्तर धातु है, तो अगर मज्जा का क्षय होगा तो शुक्र का भी क्षय होगा। पर भेदो अस्थि, अब जो मज्जा होता है वो अस्थियों के अंदर निकम्न रहता है, तो अगर मज्जा की कमी होगी तो जॉइंट्स में पेन होगा, अस्थियों में सुई की चुभने की पीड़ा होगी, अस्थियों में शून्यता का उत्पन्न होगा। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भी देख सकते हैं, सीरियंत इवचा अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी चा, सीरियंत इवचा अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी, सीरियंत इवचा अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी चा, मतलब अगर मज्जा की कमी हो गया, आचार्य चरक के अनुसार मज्जा का सेवन होने पर अस्थियां कट कर गिर रही हैं, ऐसा अनुभव होता है। सीरियंत इवचा अस्थिनी मतलब इसका मतलब इतने का सीरियंत इवचा अस्थिनी, इसका मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि अस्थियां कट कर गिर रही हों। अस्थियां कैसी हो जाती है? दुर्बल हो जाती हैं, अस्थियां दुर्बल और लघु हो जाती हैं। सीरियंत इवचा अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी चा। प्रतितम वात रोगाणी, प्रतितम वात रोगाणी, और ऐसा व्यक्ति सदैव वात रोगों से पीड़ रहता है। छीड़े मजनी देहिनाम, अगर देह से मज्जा की कमी हो जाए तो आचार्य चरक ने कहा है कि अगर मज्जा से देह से मज्जा की कमी हो जाए तो सीरियंत इवचा अस्थिनी, अस्थियां टूटकर गिर रही हों ऐसा प्रतीत होता है। अस्थियों में दुर्बलता लघुता आ जाती है और व्यक्ति सदैव वात रोग से पीड़ित रहता है। प्रथम वात रोगिणी छीड़े मजनी देहिनाम। अस्तनाम मजनी सौसर्यम, मज्जा की क्षय होने पर अस्तनाम, अस्थियों में सौसर्य मतलब अस्थियों में खोखलापन आ जाता है। सौसर्य मतलब खालीपन, खोखलापन। भ्रम, भ्रम होता है, भ्रमस तिमिर दर्शनम, तिमिर दर्शनम मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तिमिर मतलब अंधकार छा जाना, अंधकार दर्शन होना आदि लक्षण होते हैं। तो ये हो जाएगा अस्थि सौसर्य निस्तोत दुर्बल भ्रम तमु दर्शन मज्जा। अस्थि सौसर्य, अस्थि खूक में खोखलापन होगा, अस्थि में सुई की चुभने की पीड़ी होगी, अस्थि में क्या क्या होगा? अस्थि सौसर्य निस्तोत और दौर्बल, अस्थियां कमजोर हो जाएंगी। अस्थि सौसर्य निस्तोत दौर्बल, भ्रम, फिर भ्रम लगेगा, तमु दर्शन होगा, तमु दर्शन मज्जा, तमु दर्शन मतलब वही अंधकार छा जाना। तो ये सभी हो जाएंगे मज्जा की क्षय के लक्षण। अब इसका देखते हैं मज्जा वृद्धि के लक्षण। मज्जा वृद्धि के लक्षण है मज्जा सर्व अंग नेत्र गौरवम चा, अगर मज्जा की वृद्धि तो पूरे अंग और नेत्र में भारीपन लगेगा। मज्जा सर्व अंग नेत्र गौरवम चा, इसको ऐसे देख सकते हैं, नेत्र अंग गौरवहु, मतलब नेत्र अंग रक्त गौरवई, पूरा नेत्र होगा, जो अंग होगा, शरीर होगा, नेत्र होंगे, रक्त होगा, उसमें भारी भारी लगेगा। परवसु चा, और जो जॉइंट्स हैं उसमें स्थूल मूल मतलब मोटी वाली क्या हो जाएंगी? अरुभिर मज्जा, स्थूल मूल वाली गुड़िकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। वाग्भट के अनुसार मज्जा की वृद्धि होने पर नेत्र एवं शरीर में लालिमा, नेत्र अंग रक्त गौरव, नेत्र और शरीर में पहली तो लालिमा होगी और दूसरा गौरव मतलब भारीपन होगा। पर स्थलों पर मतलब बड़ी अस्थियों के किनारों पर, वही जॉइंट्स में, स्थूल मूल मतलब बड़े आकार की, स्थूल मूल अरुभिर मतलब हो जाए अरुभि पीड़ा युक्त पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। स्थूल मूल अरुभिर मज्जा, तो वही हो जाएगा मज्जा नेत्र अंग गौरवम। अगर मज्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो नेत्र अंग में लालिमा और भारीपन होगा, और जो जॉइंट्स होगी उसमें स्थूल मूल वाली क्या हो जाएंगी? पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। स्थूल मूल वाली अरुचिकाएं, स्थूल मूल वाली पीड़िकाएं अरुचिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। वही है मज्जा नेत्र अंग गौरवम परवसु स्थूल मूलानी कुरत कुरियात कृच्छ्राण अरुचि चा, मज्जा नेत्र अंग गौरवम परवसु स्थूल मूलानी कुरियात कृच्छ्राण मतलब कष्ट साथ, कुरियात कृच्छ्राण अरुचि चा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं मज्जा सार पुरुष के लक्षण। तनुव अंगा बलवंदा, जो मज्जा सार पुरुष होगा उसके अंग पतले पतले होंगे। तनुव अंगा बलवंदा, बलवान होगा। स्निग्ध वर्ण स्वरा, उसके वर्ण और स्वर कैसा होगा? स्निग्ध होगा। स्थूल दीर्घ व्रत संध्यस्त्र, उसकी जो संधियां होंगी वो मोटी मोटी होंगी, बड़ी होंगी, गोल होंगी। स्थूल दीर्घ व्रत संध्यस्त्र मज्जा सारहा।
उसकी जो संधियाँ होंगी वो स्थूल होंगी, दीर्घ होंगी, वृहत होंगी। उसका जो स्वर और वर्ण होगा वो स्निग्ध होगा, उसके अंग पतले होंगे लेकिन वह बलवान होगा। ते दीर्घायुषु बलवंता, वो लंबी आयु वाला होगा, ते दीर्घायुषु बलवान होगा। श्रुत विज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञाता होगा। वित्त, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। वित्त आपत्ति, संतान युक्त होगा। सम्मान, उसके पास बहुत सारा सम्मान होगा। भाज्यश्च भवन्ति, ये सारी चीज उसके पास होंगी। तो ये हो जाएंगे मज्जा सार पुरुष के लक्षण। तनु अंगा बलवंता, स्निग्ध वर्ण स्वराः, स्थूल दीर्घ वृद्ध संध्यष्ट मध्य सारा, दे दीर्घायुषो बलवंता, श्रुत विज्ञान वित्त आपत्ति सम्मान भाज्यश्च भवन्ति। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आक्रसम मतलब वह पतला नहीं होगा, उसके पास बहुत ज्यादा बल होगा। आक्रसम उत्तम बलम, स्निग्ध गंभीर स्वरम, सौभाग्य उपवननम महानेत्रम मज्जज्ञा, सौभाग्य उपवननम मतलब वो सौभाग्यशाली होगा, उसके नेत्र बहुत बड़े बड़े होंगे। ये सारी चीजें हो जाती हैं मज्जासार पुरुष के लक्षण।